स्टूडेंट, लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, आपको याद होगा। पहले के लेक्चर में हम लोग जो कर रहे थे वो पढ़ रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। इसमें हमको पढ़ना था, पहला जो केस होना था कि जो प्लेट का फेलियर हो सकता है, शेयरिंग में फेलियर हो सकता है, तो हमने शेयर स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट को जानना है। उसके बाद हमने जाना हमारा यील्डिंग फेलियर, मतलब कि प्लेट का यील्डिंग में चेक करना, या यील्डिंग स्ट्रेंथ आप कह सकते हैं। उसके बाद हमने रप्चर स्ट्रेंथ देखा, थर्ड स्ट्रेंथ के रप्चर में, जिसमें कि हम नेट एरिया लेते हैं, यील्डिंग में आपका ग्रॉस एरिया लिया है। उसके बाद एक लास्ट था जो कि इम्पोर्टेंट भी है, और वैसे जब थोड़ा सा लेवल बढ़ता है एग्जामों का, खासकर ई लेवल के, असिस्टेंट लेवल के एग्जाम, जेई में भी बहुत ज़्यादा अगर अगर डेप्थ में थोड़ा सा चले जाए, तब जाके वो पूछता है उससे शेयर फेलियर ऑफ द, सॉरी, ब्लॉक शेयर फेलियर उसको बोलते थे। चौथा जो फेलियर था ब्लॉक शेयर फेलियर, दिखा रखे मैंने आपको पिछली क्लास में। तीन मैंने समझा दिया आपको, जिसमें कि आपका शेयरिंग वाला फेलियर हो गया प्लेट का, रीडिंग वाला हो गया, और रप्चर वाला हो गया। हमारा जो नेक्स्ट केस है वो है आपका ब्लॉक शेयर फेलियर। लेकिन ब्लॉक शेयर फेलियर में हम जाएं उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ स्टील के जो हमने चैप्टर पढ़ा है उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उससे आपको थोड़ा सा फील हो जाए कि हाँ हमने जो पढ़ा है वो काम आ रहा है, हम क्वेश्चन को टैकल कर पा रहे हैं। ये आपका इंजीनियरिंग सर्विस का, एसएससी का, मेंस का इस तरह का क्वेश्चन नहीं है। इसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत आसान है भाई। आपको बता दें, कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। Calculate the strength of M20 bolt of the grade 4.6 for the following case. Main plate are to be joined are 12 mm thick and steel is of the grade. ब्लॉक शेयर फेलियर को हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि मैंने ब्लॉक शेयर फेलियर छोड़ दिया है, पढ़ेंगे उसको। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा एक अच्छा फील होगा कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करना भी सीख रहे हैं। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करते तब तक आपको फील नहीं आता कि हाँ कैसे लगाने हैं वो क्वेश्चन। तो चलिए देखते रहिए क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जामों में। कैलकुलेट द M20 बोर्ड ऑफ द ग्रेड 4.6, ऐसे ही लैंग्वेज दिया रहेगा एग्जाम में, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव पेपर का क्वेश्चन है। फॉर द फॉलोइंग केसेस, केसेस में आपको दिखाऊंगा भी, दो तीन केस होंगे। मेन प्लेट आर टू बी ज्वाइंट आर 12 mm। आपने पढ़ा होगा जब मैं आपको पढ़ा रहा था रिबेटिंग या बोल्टिंग, तो उस समय पर दो प्लेट तो होती थी जो मेन प्लेट जिनको ज्वाइंट किया जा रहा है, उनको कवर अप करने के लिए कवर प्लेट लगाते थे। चाहे तो अगर लेफ्ट ज्वाइंट की बात करें तो लेफ्ट ज्वाइंट में दोनों ही मेन प्लेट हो जाएंगे। स्टील इज ऑफ द ग्रेड Fe415, कहने का मतलब है ना, यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो आपका M20 जो बोल्ट है इसका भी ग्रेड दिया है 4.6, और दूसरा थिकनेस दिया है मेन प्लेट का। यहाँ पर मैं अंडरलाइन करते चलता हूँ, मेन प्लेट इसकी थिकनेस जो दिया है दोस्तों 12 mm दिया है, थिकनेस दिया है 12 mm थिक। और अगर हम बात करते हैं स्टील के ग्रेड की, तो स्टील का ग्रेड दिया है बेटा आपका Fe410। कहने का मतलब है यहाँ पर कुछ बातें हैं तो समझ आ ही रही होंगी। अब देखो यहाँ पर केसेस क्या क्या दिया है। पहला केस जो बना है उसने, फर्स्ट केस, वो कहा है कि आपके पास लेफ्ट ज्वाइंट है, आपके पास लेफ्ट ज्वाइंट है। पहला केस जो बना है ये कहा है उसने कि फर्स्ट कंडीशन वो लेफ्ट ज्वाइंट है, पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन उसने कहा है कि आपके पास बट ज्वाइंट है लेकिन सिंगल कवर है, सिंगल कवर बट ज्वाइंट है, सिंगल कवर, हाँ सिंगल कवर बट ज्वाइंट है, सिंगल कवर बट ज्वाइंट है। लेकिन यहाँ पर बट ज्वाइंट तो है, लेकिन सर कवर की प्लेट की जो कवर प्लेट है उसकी थिकनेस तो बताइए, जो कवर प्लेट है उसकी थिकनेस तो बताइए। तो दोस्तों कवर प्लेट का जो थिकनेस है उसको उसने कहा है वो आपको कितना रखना है, दोस्तों बताइए। कवर प्लेट का थिकनेस कोई बताएगा? बताओगे? हम बताते हैं आपको। देखो एक केस तो हो गया आपका लेफ्ट ज्वाइंट, दूसरा हो गया सिंगल कवर बट ज्वाइंट। लेकिन जो सिंगल कवर बट ज्वाइंट है उस कवर प्लेट का थिकनेस 10 mm दिया है। सिंगल कवर बट ज्वाइंट थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट is being 10 mm,
थिकनेस कवर प्लेट का 10 mm दिया। दूसरा केस ही हो गया दोस्तों। एक और थर्ड केस है, डबल कवर बट ज्वाइंट। दूसरा क्या बोला उसने, डबल कवर बट ज्वाइंट। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कहीं से भी डबल कवर बट ज्वाइंट, एडिशनल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर लॉन्ग ज्वाइंट के लिए चेक करेंगे या यहाँ पर थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट के लिए जरूरत पड़ेगी या ग्रिप लेंथ के लिए जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने पहले ही कह दूं, यहाँ पर जबरदस्ती दिमाग नहीं लगाना है। डबल कवर बट ज्वाइंट, ईच ऑफ द कवर प्लेट इज 8 mm। कहने का मतलब है डबल कवर बट ज्वाइंट, ईच ईच ऑफ एक कवर प्लेट का ईच ऑफ थिकनेस 8 mm, ईच ऑफ थिकनेस 8 mm दोस्तों। यहाँ पर इतना काम हमारा केवल क्वेश्चन का है। कवर प्लेट की थिकनेस 10 mm दोस्तों, यहाँ पर 8 mm डबल कवर वाले केस में। तो चलिए अभी हम ज़्यादा नहीं पढ़ते, हम ज़्यादा नहीं जाते, हम करते हैं इस पर फोकस। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा सा छोटा कर, अब देखो इधर ध्यान से। चलो देखिए दोस्तों, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द M20 बोल्ट ऑफ द ग्रेड 4.6 फॉर द फॉलोइंग केसेस। केसेस में आपके 1, 2 और 3, 3 केसेस मैंने आपको बता दिए। मेन प्लेट आर टू बी जॉइंट आर ऑफ 12 mm थिक एंड स्टील इज द ग्रेड ऑफ Fe410 एंड द सिंगल कवर बट जॉइंट थिकनेस। ये सारे केसेस हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहां से ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, तो कहीं पर बात करिए क्या ग्रिप लेंथ की, कहीं पर बोला है कि ग्रिप लेंथ इतना है, कहीं पर बोला है कि थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट इतना है, क्या बोला कहीं, क्या बोला है कि लेंथ ऑफ द लॉन्ग ज्वाइंट कहीं दिया है। और जब नहीं दिया है तो कोई जबरदस्ती मत करना, एलजे बीटा एलजे को निकालने की जरूरत कहीं से है नहीं। और जरूरत तो बात के बाद आप निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि आपको सभी की सभी बातें टोटली डिपेंड होती हैं किस पर, सभी की सभी बातें टोटली डिपेंड होती हैं ग्रिप लेंथ पर। अगर निकालना है तो थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट या लॉन्ग ज्वाइंट की लेंथ। तो जब ये दिया ही नहीं है तो ना बीटा एल जे आप ले सकते हैं, ना लेने की जरूरत है, ना बीटा एल जी आप ले सकते हैं, ना लेने की जरूरत है, ना बीटा पी के आपको लेने, ना आपको लेने का टेंशन है। कहने का मतलब, अगर आपको याद आ रहा होगा शियर स्ट्रेंथ जब आप निकाल रहे थे बोल्ट के लिए, तो उस समय पर बीटा पी के को हटा के, बीटा एल जी को हटा के, बीटा एल जे को हटा के जो फॉर्मूला बन रहा था वही फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूँ, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला केस है दोस्तों, फर्स्ट वन लेफ्ट ज्वाइंट। लेकिन लेफ्ट ज्वाइंट बट ज्वाइंट तो बात की बात है दोस्तों। सबसे पहले तो टेंशन यही है, आप कहीं पर भी जाओ किसी भी फॉर्मूले को लगाओ तो आपको डायमीटर, कहने का मतलब है बोल्ट के डायमीटर की जरूरत तो पड़ेगी। तो बोल्ट की डायमीटर के लिए ही तो सारी कहानी करनी है। तो चलिए हम लेफ्ट ज्वाइंट बेड ज्वाइंट पर बाद में आते हैं, केसेस को हम पहले बाद में देख लेते हैं। पहले हम इनको पढ़ना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें दिया हुआ है M20 बोल्ट। इससे क्या फील आपको हो रहा है, इससे फील हो रहा है ये जो 20 होता है इसका डायमीटर होता है, लेकिन ये जो 20 है ना ये नॉमिनल डायमीटर होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन कराने का मेरा पूरा का पूरा जो उद्देश्य है वो ये है कि जो अभी तक आपने थ्योरी पढ़ा है उसको और ग्रिप में पढ़ने के लिए और बढ़िया से कॉन्सेप्चुअल समझने के लिए, इसलिए ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझो, एक एक पार्ट को मेरे साथ समझो। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ M20 बोल्ट। कहने का मतलब है M20 बोल्ट कभी लिखा हो इसका मतलब ये बोल्ट के नॉमिनल डाया को दिखा रहा है। कहने का मतलब है यहीं से तो पता लगता है नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट। और दोस्तों इसी नॉमिनल डाया को ही तो कहा जाता था बोल्ट का डाया, बोल्ट डायमीटर। और यही तो दिया है, इसी को तो डिनोट कर रहे थे दोस्तों फाई से। फाई इज इक्वल टू आपको मिल गया 20 mm, ये mm में निकल जाता सीधे सीधे, मिल गया हमें 20 mm। वेरी गुड। उसके बाद हमें चाहिए ग्रॉस डाया, कहने का मतलब है बोल्ट होल डाया हमें चाहिए, इसको ही हम कहते हैं दोस्तों ग्रॉस डायमीटर। और ग्रॉस डायमीटर निकालने के लिए अगर आपको याद हो थोड़ा सा भी, तो मैंने आपको कहा भी था कि 16 के ऊपर
14 से 16, 16 से ऊपर कुछ याद आ रहा है, 16 से 22 कुछ इस तरह से टेबल याद आ रही भाई? तो मुझे बताओ कितने लोग को याद आ रही है, जल्दी से बताओ। याद आना बहुत जरूरी है दोस्तों, बताओ जल्दी से फटाफट। मैंने कहा था आपको शुरू में ही कहा था, मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि अगर 12 से 14 एमएम का अगर बोल्ट का नॉमिनल डाया है तो आप एक ऐड कर दोगे, है ना। और अगर आपका 16 से 24 तक है तो आप दो ऐड कर दोगे, और अगर आपका 24 से ज्यादा है तो तीन ऐड करोगे। कहने का मतलब 12 से 14, 16 से 24, 12 से 14 और 16 से 24। कुछ याद नहीं आ रहा आपको? तो मैंने कहा था कि 12 से 14 और ये थी कहानी आपके 16 से 24 की। तो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर आपका ये इस रेंज में है क्या? जब हमने कहा था कि नॉमिनल डाया या बोल्ट का डाया इस रेंज में होगा तो हमको ई निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इन्हीं में से आपको एक जोड़ना है, प्लस ऐड करना था इसी में। मान लेते कि आपका 14 मतलब कि 12 mm का सपोज तो 12 प्लस एक कर देना था। ऐसे ही मैंने कहा कि 16 और 24 के बीच में जैसे कि आपका नॉमिनल डाई अभी 20 है तो आपको इसमें क्या करना था, +2 ऐड करना था। तो 20 + 2 सीधे सीधे 22 mm का आपका नॉमिनल डाई आ गया, सॉरी ग्रॉस डाई आ गया, बोल्ट होल डायमीटर आ गया। याद आ रहा है कुछ? ऐसे ही मैंने कहा था कि 24 से अगर ज़्यादा होगा नॉमिनल डायमीटर तो उसमें हमको ऐड करना पड़ेगा 3। तो ये बातें आपको लिखी हुई हैं, बस इन चीज़ों को मैं रिवाइज के तौर पर आपको याद करा दिया बस। इस क्वेश्चन से मैं पूरा आपको फील कराना चाहता हूँ कि जो जो चीज़ हमने पढ़ी भी है। तो दोस्तों बोल्ट होल डायमीटर आपने बहुत ही आसानी से करा कि सर इसमें हो जाएगा 20 + 2, कहने का मतलब है 22 mm का आपका ग्रॉस डायमीटर हो गया। इस चीज़ को सबसे पहले आप डब्बे में बंद कर दो क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत ही दफ़ा पर होने वाला, कई जगह पर होने वाला है। तो हमें दोस्तों दो चीज़ें मिल चुकी हैं जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योग है, आगे जरूरत है। एक फाइव इज इक्वल टू मिल गया है 20 mm और एक डी इज इक्वल टू मिल गया है 20 mm। क्या आप शेयरिंग स्ट्रेंथ या शेयर स्ट्रेस के भी बारे में जान चुके हैं? यहाँ से अगर मेन प्लेट का थिकनेस देखा जाए तो 12 mm, एफ यू भी निकालना हो दोस्तों तो 400, एफ यू निकालना हो तो 410। देखिएगा कहने का मतलब है यहीं पर आपको और क्या क्या चीज़ें मिल चुकी हैं। इस क्वेश्चन को पहले मैं यहाँ पर इधर इस लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ ये। अब बताओ, अब देखो कहने का मतलब है इतना काम तो हो गया आपका, कोई दिक्कत है ही नहीं। सवाल ये है अब, सवाल ये है दोस्तों, सवाल ये है अब कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों। सबसे पहले आपको 5 मिल गया, डी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सबसे पहले जरूरत है किसकी? सर एक्चुअली में ग्रेड दिया है इसने, ग्रेड दिया है 4.6। मैंने क्या कहा था कि ये जो 4 है इसका मल्टीप्लाई आप 100 से करते हो तो ये जो 400 मिलता है आपको, क्या मिलता है ये सर? ये 400 MPa न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ, सॉरी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट मिलता है। कहने का मतलब FUB का वैल्यू भी तो मिल गया जी, 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर या MPa। तो ये मिल गया हमें एक 400 MPa का FUB अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। लेकिन यहीं से मैंने आपको एक चीज और सिखाया था कि जब इस 400 का मल्टीप्लाई जब आप इस 0.6 से करते थे तो ये क्या मिलता था आपको? FYB। भले इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपको FYB मिल जाता था, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट 240 MPa। ठीक है, ये भी हमें इसी ग्रेड से हमें जानकारी हो जाती है। कहने का मतलब ये जो ग्रेड दिया हुआ है आपको ये गिवन एग्जाम में, ये सारी बातें जो है आपको मैं करवा रहा हूँ, अब आपको जो खुद करना है एग्जाम में, गिवन इतना है। उसके बाद एक और जानकारी आपको दिया है, एक बोल रहे थे कुछ, उसके बाद एक और जानकारी दिया है FE 410। FE 410 जो है इसी से फील होता है दोस्तों FU अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, FU का फील हो रहा है। और FU जो दिया है ना वो दिया है 410 MPa। कहने का मतलब है कई दफा आपको आगे जो है जरूरत पड़ेगी FU की, FUB की या ठीक है। कहने का मतलब है दोस्तों अब सबसे पहले अब हम पहले पार्ट को लेंगे, उठा के लेंगे फर्स्ट पार्ट लेफ्ट ज्वाइंट के लिए हम उठा के लेंगे लेफ्ट ज्वाइंट। लेफ्ट ज्वाइंट के लिए दोस्तों सबसे पहले तो ये सवाल होता है कि लेफ्ट ज्वाइंट के लिए हम डिजाइन किसके हिसाब से करते हैं? सर लेफ्ट ज्वाइंट के लिए शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालना है, बोल्टिंग स्ट्रेंथ निकालना है, मतलब बेटा
स्ट्रेंथ की बात हो रही है ना जब कर रहा हूँ। तो लेफ्ट ज्वाइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। एक काम करते हैं सर ना, चलो ये लेफ्ट ज्वाइंट को मैं अगली क्लास में करता हूँ, थोड़ा कर दो सर।